हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 100 प्लस क्वेश्चन साइंस के। ओके, विज्ञान के 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को छोड़कर आप लोग कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देख करके तभी ही कोई काम करिएगा। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1 घंटे के करीब में चला जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें है 100 प्लस क्वेश्चन, तो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी होती है। तो चलिए, और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो हम एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी टॉपिक से होती है जिस टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। एक बात और बता दें हम आपको कि ये जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, या फिर करने जा रहे हैं, ये प्रकाश टॉपिक से है। ठीक, प्रकाश चैप्टर मान लीजिए, प्रकाश चैप्टर से है, और वही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना डॉट डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? बताओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अपवर्तन। ओके, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना अपवर्तन कहलाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्रुवीकरण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? बताइए, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? बताइए। जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है, वो है देहली आवृत्ति। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का स्थानांतरण करने करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्युत ऊर्जा का। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बताइए। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बताइए। बैगनी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के रंगों में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाता है। ठीक, क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंगदैर्घ्य तथा प्रिज्म में उस रंग के लिए अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, पदार्थ की चमक पर। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। देखिए, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है, तो कौन सा अक्षर कम उठता हुआ दिखाई देता है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लाल। ओके, आगे देखते हैं।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष मतलब आँख वाली सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। बताइए। आँख के प्रदर्शक, ठीक, आप आँख को दिखाई देने वाले एकक में प्राथमिक रंग कौन होते हैं? बताइए। लाल, हरा, नीला, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, चाक्षुष प्रदर्श एकक यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट में प्राथमिक रंग लाल, हरा तथा नीला होता है। आगे देखते हैं। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? बताइए। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सियान। ओके, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से सियान रंग प्राप्त होता है। इसे एक्वा रंग भी कहते हैं, नोट करके रखिएगा। नीला प्लस हरा, ठीक, नीला प्लस हरा बराबर सियान, सियान या एक्वा, एक्वा, ठीक। नीला और हरा रंग मिलाने से सियान रंग प्राप्त होता है या फिर एक्वा रंग प्राप्त होता है। सियान रंग को ही एक्वा रंग कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ल्यूमेन एकक है, बताइए क्या है? ल्यूमेन एक क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ल्यूमेन एक ज्योति फ्लक्स है। ओके, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? बताइए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 7 रंगों का, ठीक। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें से बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल रंग शामिल है। ओके, बैनी आह पिनाला। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सीजियम। परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है। आगे देखते हैं। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिसारी। ओके, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे अभिसारी कहते हैं। अभिसारी लेंस किरणों को सिकोड़ता अथवा एकत्रित करता है, जबकि अपसारी लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। अतः विकल्प ए सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? बताइए, कितने सेकंड तक बना रहता है भाई? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/16, ठीक। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकंड के लिए रहता है। इसे दृष्टि की दृढ़ता भी कहा जाता है। इसी कारण जब कोई चित्र एक अनुक्रम में दिखाई जाती है तो वे चलचित्र की भांति हिलने का भ्रम देते हैं, ठीक। मूवी तथा एनिमेशन में आप आँख की इसी क्षमता का प्रयोग होता है, ठीक। एक बार फिर से सुन लीजिए। नहीं, आप लोग कोई वीडियो देखे होंगे
कि कहेंगे कि 30 सेकंड तक 15 सेकंड तक आप इस फोटो को देखते रहिए, आपको सारी वस्तुएं जो है घूमती हुई नजर आएंगी। इसी कारण होता है। ओके, क्योंकि हम भी देखे हैं इसलिए बताते हैं। ऐसे ही एक वीडियो था कि आप जो है इस फोटो को ध्यान से 30 सेकंड तक देखिए, आपके चारों तरफ का जो है वस्तुएं आपको मूव करती हुई हिलती दिखाई देंगी। तो हमने ट्राई किया तो सच में दिखाई दे रही थी हिलती। तो इसी कारण होता है। किस कारण होता है सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकंड के लिए रहता है। इसे दृष्टि की दृढ़ता भी कहा जाता है। इसी कारण जब कोई चित्र एक अनुक्रम में दिखाए जाते हैं तो वे चलचित्र की भांति यानी गतिमान यानी मूव करती हुई चित्र की भांति हिलने का भ्रम देते हैं। मूवी तथा एनिमेशन में आंख की इसी क्षमता का प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड सही है, आभासी और सीधा। ओके, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच में बनता है। यह आभासी सीधा वस्तु से छोटा होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, आभासी प्रतिबिंब। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही, अवतल दर्पण का। ओके, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है बताइए। उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से छोटा तथा सीधा होता है। अर्थात उत्तल दर्पण में काफी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तल दर्पण। ओके, उत्तल दर्पण सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको स्टार लगा दीजिए भाई। इसमें एक ऑप्शन नहीं सही है, इसमें से 2-3 ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए इसको स्टार लगा दीजिए। सुनिए बात को ध्यान से। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब केवल तब बनाएगा जब वस्तु दर्पण के आगे ध्रुव व फोकस के मध्य रखी हो। ओके, इसलिए इसमें कई ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए इसको स्टार बना दीजिए। आगे देखते हैं। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है। किस में होता है भाई?
क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, पश्चदर्शी दर्पण। ओके। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी प्राप्त होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिस कारण गाड़ियों में पश्चदर्शी दर्पणों में इसका प्रयोग किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। ओके। तो यहाँ से देखिए आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाहनों मोटर गाड़ियों में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, ठीक, पीछे देखने के लिए। तो उत्तल दर्पण। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है भाई, बताओ। आवर्धक लेंस जो होता है वास्तव में उत्तल लेंस होता है। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल या आभासी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यित किया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यित किया जाता है। यह घटना उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु की सतह पर गिरने से होती है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, नियॉन। ओके। सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रकृति में सबसे सशक्त यानी सबसे मजबूत बल क्या है? नाभिकीय बल। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके। वैज्ञानिकों ने प्रकृति में 4 विभिन्न प्रकार के बलों को परिभाषित किया। विद्युत चुंबकीय बल पहला है, और दूसरा है सशक्त नाभिकीय बल, और तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल, और चौथा है गुरुत्वीय बल। ओके। सशक्त बल, नाभिकीय बल, ठीक। सशक्त नाभिकीय बल चारों बलों में से सबसे सशक्त है यानी सबसे मजबूत बल है, जबकि गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश द्वारा। ओके। प्रकाश ऑक्सीकरण की प्रक्रिया प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, परिदर्शी पेरिस्कोप की किस सिद्धांत पर काम करता है? पारदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। ओके। परिदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इस कारण उपयोगी यानी इसका उपयोग पनडुब्बी,
युद्धपोत में छिपे सैनिक द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पारदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। पारदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। प्रेक्षक मतलब जो है परीक्षण करता, जो परीक्षण कर रहा है। ठीक, इसका उपयोग, किसका उपयोग? पेरिस्कोप का। ठीक, इसका पेरिस्कोप यानी पारदर्शी का उपयोग पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, पारदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं। देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक फाइबर 3 भागों से मिलकर बना है: कोर, क्लैडिंग, कोटिंग। ओके, प्रकाशिक फाइबर 3 भागों से मिलकर बना है: कोर, ठीक, नंबर 1 है कोर और नंबर 2 है क्लैडिंग, क्लैडिंग, और नंबर 3 है कोटिंग, कोटिंग। ओके, आगे देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? बताइए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरिंदर कपानी। ओके, नरिंदर कपानी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, संचार सेवा। ओके, प्रकाशीय तंतु कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है जिसकी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। आजकल संचार में इसका खूब प्रयोग हो रहा है क्योंकि इनकी सहायता से सिग्नलों को अधिक दूर तक बिना परिवर्तित किए ले जाया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय में अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब लगा होता है जो अमाशय के मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। ठीक, जो अमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्दृष्टि होती है? अंतर्दृष्टि बोल रहे हैं, अंतर्विष्ट होती है। बताइए, इनमें क्या अंतर्विष्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 34 है। बताइए। प्रकाशिक फाइबर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, प्रकाशिक फाइबर या रेशा। अंतर्दर्शी, अंतर्दर्शी
यानी एंडोस्कोप की लंबी संकीर्ण नलिका में प्रकाशिक फाइबर ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, ठीक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। ओके, पानी अपवर्तनांक, ठीक, पानी जो है अपवर्तनांक n है, और का अपवर्तनांक पानी का अपवर्तनांक यानी n बराबर 1.33 होता है, ठीक, और कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 होता है, ठीक। पानी और कांच की तुलना में विरल माध्यम है। ओके, पानी कांच की तुलना में विरल माध्यम है, अतः प्रकाश के पानी से होकर कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाशीय वर्णक्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। परिणाम स्वरूप हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ओके, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखते हैं तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। ओके, देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ओके, आगे देखते हैं, और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग तो हम जो एक्स्ट्रा जानकारी दिए आप लोग सुने हैं, आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा उसे। आगे देखते हैं। देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। 37 का तीसरा सही। आगे देखते हैं, आकाश किस कारण से नीला होता है? बताइए, आकाश किस कारण से नीला होता है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है। इनमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती हैं, जो इस प्रकार हैं: बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ओके, इनमें बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैसों, अणुओं, धूल कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकीर्णन। अभी हमने पढ़ा। ओके, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? बताइए। अपवर्तन और परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। इंद्रधनुष बनने का कारण है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है और यह प्रातः पश्चिम में एवं
शाम के समय पूर्व दिशा में ही दिखाई देता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक एवं द्वितीय। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों को दो बार अपवर्तन, ठीक, जब जल की बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों को दो बार अपवर्तन तथा एक बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ओके, इसमें लाल रंग बाहर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। ठीक, जब बूंदों पर यानी जब जल की बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों का दो बार अपवर्तन तथा दो बार परावर्तन होता है तो द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग अंदर की तरफ और कुछ लाल रंग अंदर की ओर कुछ धुंधला दिखाई देता है। ठीक, इसका निर्माण जल की छोटी छोटी बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। सूर्य की सफेद किरण जब जल बूंदों पर पड़ती हैं तो उसके प्रकाश का बूंद के भीतर, ठीक, उसके प्रकाश का बूंद के भीतर के अवतल तल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यह बूंद जब बाहर निकलने लगती है तो प्रक्षेपित हो जाती है और इस प्रकार विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? बताइए, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, बताइए, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने का विकिरण हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, इंद्रधनुष में होता है, गलत कथन का चयन करें। गलत कथन चुनना है भाई। इंद्रधनुष में क्या होता है? पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। ओके, यही ऑप्शन गलत है और गलत ही पूछा है तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, और बाकी एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैगनी होता है, सही है। ठीक, ये सही है। पृथ्वी की ओर इसका वक्रता जो कि होती है भी सही है। प्रकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल होता है, सही है। ठीक, पृथ्वी की और इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है, यही गलत है और जो गलत है वही चलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है। मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लीजिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, दृश्य क्षेत्र। ओके, संक्रमण आयन रंगीन प्रतीत होते हैं क्योंकि वे दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, कौन सा उपकरण? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 है, पार्थिव दूरदर्शक। ओके, पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक यानी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से दूरदर्शियों में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश को
भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए किसका उपयोग किया जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 46। ऑप्शन तो 2 ही दिए हैं, जो कि ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। आपका एक ऑप्शन मान लीजिए है प्रिज्म। ठीक, प्रिज्म, और यही ऑप्शन आपका सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा ऑप्शन सही है? स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है, बताइए क्या कारण है भाई? अपवर्तन। ओके, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तरल ताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। तरल ताल का मतलब गहरा। ठीक, गहरा जल। तरल ताल के तल से आने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी जल से विरल माध्यम वायु की ओर जाने पर अपवर्तित होकर लंब से दूर हट जाती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। नोट कर लीजिएगा, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की संख्या व्याख्या करता है? संख्या व्याख्या करता है, हम भी ना, हमारा दिमाग कहाँ गया है। ताप बजट की सही व्याख्या करता है। ओके, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, या आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन। ओके, ताप बजट का संबंध पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण से है। ओके, किससे है? ताप बजट का संबंध पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण से है, अर्थात पृथ्वी पर सूर्य से आपतित और निर्गत आउटगोइंग विकिरण के संतुलन को ताप बजट कहते हैं। ठीक, पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली और जाने वाली विकिरण के संतुलन को ताप पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का 29% भाग ऊपरी वायुमंडल द्वारा पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक, और शेष 71% हिस्से में से 23% वायुमंडल में धुएं, धूल एवं जलवाष्प तथा ओजोन आदि के द्वारा अवशोषित हो जाता है। अतः अंत में शेष 48% सौर विकिरण पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? बताइए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है,
सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 का कौन सा ऑप्शन सही है? अपवर्तन। ओके, तरल से भरे हुए बीकर तरल से भरे हुए बीकर का तल प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है। ओके, आगे देखते हैं। लेंस किससे बनता है? बताइए, लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। ओके, लेंस जो है फ्लिंट कांच से बनता है। लेंसों के निर्माण में क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए, लेंसों के निर्माण में क्राउन कांच, क्राउन लिख दे रहे हैं, क्राउन कांच और फ्लिंट फ्लिंट कांच। ओके, क्राउन कांच और फ्लिंट कांच का निर्माण किया जाता है। सॉरी, क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके अतिरिक्त आजकल क्वार्ट्ज क्रिस्टल तथा एक्रिलिक प्लास्टिक का भी लेंस निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, लिख दे रहे हैं, देखिए क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एक्रिलिक। कहाँ लिखे? यहाँ पर लिख रहे हैं एक्रिलिक। एक्रिलिक। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? बताइए, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? सिनेमा के। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मरीचिका का एक उदाहरण है। बताइए, मरीचिका का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक, मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक यानी परीक्षण करने वाला, प्रेक्षक मतलब वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। ठीक, इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? बताइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है कहीं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताइए। प्रकाश प्रकीर्णन। ओके, सर सीवी रमन को वर्ष 1930, ठीक, सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी में प्रकाश प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताइए। अनंत होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रख दिए जाएं तो इनके बीच शून्य अंश का कोण बनेगा और दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 61। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, परवलयीय दर्पण। ओके, आगे देखते हैं। वाहनों के हेडलाइट में परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलयीय अवतल दर्पण की एक दूर स्थित स्रोत से ऊर्जा को एकत्र कर उसे उभयनिष्ठ नाभिकीय बिंदु तक लाने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62। परवलयी अवतल। ओके, परवलयिक अवतल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है, 63 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तल। आगे देखते हैं। देखिए, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तल दर्पण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों की शेप कैसी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तल एवं समतल दर्पण। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। दर्पण के ऊपर का भाग उत्तल होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा जबकि दर्पण के नीचे का भाग समतल होने पर टांगे वास्तविक आकार की ही दिखाई देती हैं या दिखाई देंगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तल एवं समतल दर्पण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? क्वेश्चन नंबर 66। गोलीय दर्पण के। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल एवं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए बाहरी सतह से एवं अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए आंतरिक सतह से होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, प्रकाश का वेग है। बताइए, प्रकाश का वेग क्या है भाई? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। डेनमार्क के खगोलविद, ठीक, डेनमार्क के खगोलविद ओले क्रिस्टेंसन, ठीक, ओले क्रिस्टेंसन रोमन ने सर्वप्रथम वर्ष 1976 में बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे देखते हैं। वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? बताइए। x, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होते हैं भाई, बताओ। पोलराइज्ड, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है, पोलराइज्ड होते हैं। पूर्व में, पूर्व में लाल हरे, ठीक, पूर्व में लाल हरे कामा लाल नीले रंग के चश्मों का प्रयोग 3D फिल्म देखने के लिए किया जाता है, जबकि वर्तमान में पोलराइज्ड लेंसों जैसा जबकि वर्तमान में पोलराइज्ड लेंसों तथा LCD चश्मों का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्रुवण के कारण, ठीक। समुद्र की सीपी का सुनहरी दिखाई देना ध्रुवण की घटना है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन है, बताइए कौन सी है, कहाँ है? एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है, बताइए। कवालूर, ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इस कारण है, इस कारण नहीं, इसका कारण क्या है भाई, बताओ। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है, क्या है इसका कारण, बताइए। व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर सी सही। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई देने के पीछे व्यतिकरण का सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती हैं तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती हैं। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यतिकरण होता है, जिसके कारण या जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई पड़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बरसात के दिन जल पर छोटी थैली, ठीक, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 है। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय, तैलीय मतलब तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह व्यतिकरण की घटना के कारण होता है। ओके, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन को स्टार बना दीजिए और ऑप्शन नंबर 5वां सही कर दीजिए, व्यतिकरण। ओके, व्यतिकरण सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते और आकर्षक होते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बहुलित आंतरिक परावर्तन, ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। हीरा प्राकृतिक अवस्था में पूर्णतः पारदर्शक होता है। इसे विशेष प्रकार से तराशा इसे विशेष प्रकार से तराश कर प्रकाश के पारगमन को रोका जाता है, ठीक, ताकि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का प्रकाश परावर्तन प्राप्त किया जा सके, और इस तराशी के कारण ही हीरे में ऐसी चमक और धुति आती है जो इसकी सुंदरता का प्रतीक है। ओके, आगे देखते हैं। प्रकाश तरंगे, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रकाश तरंगे हैं, क्या है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है।
प्रकाश दोहरी प्रकृति के होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? बताइए। लेंस की लंबाई और आकार। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी यंत्रों में अंतर लेंस की लंबाई और आकार देखकर जाना जा सकता है। आगे देखते हैं। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रदीप्त से। ठीक, लैम्बर्ट का कोज्या नियम प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट सही है, 8 मिनट। ठीक, 8 मिनट 3 सेकेंड। ओके, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 3 सेकेंड में पहुंचता है। ओके, कुत्ते भौंक रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 81 है। बताइए। उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस का दोष आनुवांशिक है, जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों यानी प्रमुख रूप से लाल तथा हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। इसे किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है डेल्टोनिज्म यानी प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है। उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 का कौन सा ऑप्शन सही है? उक्त सभी रंग। हरा रंग नहीं देख पाता, नीला रंग नहीं देख पाता और लाल रंग भी नहीं देख पाता। ओके, प्रोटेनोपिया जिसे डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का वर्णांधता है, यानी हरा नीला रंग ना देख पाना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? बताइए, कौन सा ऑप्शन है सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? पराबैंगनी किरण का अवशोषण करने में। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर, ठीक, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों का 93 से 99% तक, ठीक, 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत। ओके, आगे देखते हैं। देखिए,
वायुमंडल में ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? परावैंगनी विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? बताइए। ओजोन परत के कारण। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी स्थिति में, ठीक, किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। किसी स्थिति में, किसी स्थिति नहीं होगा, किस स्थिति में होगा? ठीक है, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? बताइए। निकट दृष्टि दोष में। ठीक, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर ना बनकर इसके सम्मुख आगे आगे ही किसी बिंदु पर बन जाता है। ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है। नंबर 1 है नेत्र गोलक का व्यास सामान्य से अधिक हो जाने पर, और नंबर 2 है नेत्र लेंस की मोटाई यानी वक्रता बढ़ जाने से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अबिंदुता। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, अबिंदुता का कारण आंख के गोलक की असममित वक्रता है, जिससे प्रतिबिंब का एक भाग रेटिना पर सही रूप से फोकस होता है तथा एक अन्य स्थान पर भी रेटिना में मंद रूप से फोकस हो जाता है। अर्थात मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त पास में ही एक दूसरा परंतु कम तीव्रता का प्रतिबिंब बन जाता है। आगे देखते हैं। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि वाले, बताइए। 25 सेंटीमीटर से अधिक। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही। नेत्र के सामने की, ठीक, नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक, सामान्य आंख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आंख का निकट बिंदु कहते हैं। दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ओके, आगे देखते हैं। जूम लेंस क्या होता है? बताइए, जूम लेंस क्या होता है भाई? यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस है। ठीक, जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस। जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। नियत फोकस दूरी वाले लेंस के विपरीत जूम लेंस एक यांत्रिक संयोजन है जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी का प्रयोग करके देखने में किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर लेंस की क्षमता का, ठीक, लेंस की क्षमता का इकाई डायोप्टर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायोप्टर बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f। ओके, P क्षमता है। ठीक, क्षमता। आगे देखते हैं। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? बताइए। लेंस की शक्ति का। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा ऑप्शन सही है?
परावैंगनी प्रकाश, परावैंगनी बोल रहे हैं, बैगनी प्रकाश। ओके, झपकियाँ भाई, वीडियो शूट जो हो रहा है ना आपका, रात में हो रहा है, नींद भी आ रही है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, और कभी कभी जो है कुछ शब्द जो है डिसबैलेंस हो जा रहे हैं, जैसे पढ़ने के मामले में लिखा कुछ और, पढ़ दे रहे हैं कुछ और। इसके लिए थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा सॉरी, ज़्यादा नहीं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योंकि जो लिखा है उसे, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, फिर भी देखिए अगला क्वेश्चन। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 है। कौन सा ऑप्शन सही है? गैलीलियो ने। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 95 है। उपयुक्त सभी सही हैं। वे मंदाकिनियों जैसे गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। ठीक, वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं, और वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। ओके, उपयुक्त सभी सही हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती हैं। बताइए क्या कहलाती हैं भाई? लेजर। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, देखिए, प्रकाश की किरण जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? प्रकाश की किरण को, यहाँ पर हमने जो पढ़ दिया था ना, चलिए कोई बात नहीं। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? बताइए। कांच से जल। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शब्द इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ होता है, क्या होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, आने वाले सौर विकिरण। ओके आने वाली सौर विकिरण। किसी काल अवधि में सतह क्षेत्र पर प्राप्त सौर विकिरण ऊर्जा की कुल राशि को आपतन कहते हैं। ओके, किसी काल अवधि में सतह क्षेत्र पर प्राप्त सौर विकिरण ऊर्जा की कुल राशि को आपतन कहते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद इंसुलेशन होता है। ठीक, आपतन कोण का मात्रक जो होता है मेगाजूल, मेगाजूल। ठीक, मेगाजूल प्रति वर्ग मीटर। ठीक, मीटर या जूल प्रति वर्ग किलोमीटर नहीं, सॉरी, मिलीमीटर होता है। ओके, आपतन आपतन का मात्रक मेगाजूल प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति वर्ग मिलीमीटर होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? बताइए। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के पश्चात हम तक पहुंचता है, जिसके कारण रात में तारे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अल्फा, बीटा और गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, गामा बीटा अल्फा। ओके,
अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्ति अपने अवरोही क्रम में गामा बीटा तथा अल्फा होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा और जान ले। गामा किरणों की भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। ठीक है, गामा किरणों की भेदन क्षमता जो होती है अत्यधिक होती है, व आयनन क्षमता न्यूनतम होती है। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है, जबकि बीटा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा किरणों से अधिक होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? बताइए, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? गामा किरणों से। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, अधिकतम जैविक क्षति गामा किरणों से होती हैं क्योंकि आवृत्ति में सबसे ज़्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा समस्त विकिरण में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, गामा किरणें शरीर में उत्परिवर्तन करते हुए कैंसर एवं ट्यूमर जैसे रोगों को जन्म देती है, परंतु इसका प्रयोग करते हुए स्वयं कैंसर की चिकित्सा की जाती है। ओके, जहाँ पर गामा किरणें एक तरफ मनुष्य के शरीर में उत्परिवर्तन करके कैंसर ट्यूमर जैसे रोगों को जन्म देती है, और वहीं उसी का प्रयोग करके, मतलब किसका, गामा किरणों का प्रयोग करके कैंसर की चिकित्सा भी की जाती है तथा फसल के सुधार के लिए अपरिवर्तित बीजों का भी निर्माण किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? बताइए। गामा किरणों में। ठीक, गामा किरणों में अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य परिसर की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गामा किरणें जो हैं अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य परिसर की वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻14 मीटर तक के बीच में होती हैं। ठीक, इन किरणों में ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा संचित रहती है, जिससे इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, द्वारक एपर्चर। ठीक, द्वारक एपर्चर। कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता द्वारक के आकार पर निर्भर करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? बताइए, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 104 है, नीला, हरा, लाल। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, लाल, नीला, हरा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? बताइए। रात में आने वाले युद्ध पोतों को बंदरगाह का स्थान बताना। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश का प्रयोग समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करने और उन्हें चेतावनी देने के लिए किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? बताइए। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक, लेकिन हिंदी में लिखा है रिकॉग्निशन। इसका संक्षिप्त नाम OMR, ठीक, OMR के नाम से भी जाना जाता है। ठीक,
ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखिए अगला है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, पोलेराइड से गुजरने पर प्रकाश ध्रुवण उत्पन्न नहीं करता, इसलिए मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ओके दोस्तों, ये थे प्रकाश से संबंधित पूरे के पूरे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। ओके, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए थे। सारे के सारे जितने भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया क्वेश्चन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।